तो नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी इस क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम उन प्रश्नों को ले रहे हैं जो इस बार उड़ीसा टीजीटी में कुछ प्रश्न जो हमें इम्पॉर्टेंट लगे, वो कि आगामी जो टीजीटी का या पीजीटी का जो एग्ज़ाम होगा उसमें जो आने की प्रबल संभावना रखते हैं, उन प्रश्नों को हमने लिया है और बहुत अच्छे प्रश्न हैं। मतलब उसमें तो लगभग आपको बहुत सारे क्वेश्चन वैसे आते हैं। बहुत सिंपल से कुछ क्वेश्चन वैसे पूछे गए थे, जैसे अजंता की गुफा की खोज कब हुई थी, मतलब 1819 में किस गुफा की खोज की गई थी। फिर उसमें ये पूछा था कि अजंता के गुफा में मतलब चित्रित गुफाओं की संख्या कितनी है और हीनयान से संबंधित कितनी गुफाएँ हैं। तो इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो जो और कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको हम देख लेते हैं, है ना। और जो कमेंट में कुछ समस्याएं लोगों की आई है उसको हमने पढ़ा है और उसको हम अभी तो नहीं चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि अभी हम वीडियो बना दे रहे हैं। गर्मी तो बहुत है और पसीने से तो तरबतर हुआ जा रहा है। तो हम उस जो कमेंट में जिसकी भी समस्या आई है तो उसको हम पूरा सॉल्व करेंगे। आप समय मिलेगा, किसी भी वीडियो में मिलेगा, तो आप एकदम निश्चिंत रहिए। आज हम देखते हैं कि देखिए, आज जल्दी करेंगे, थोड़ा गर्मी है और हमने वीडियो भी ऐसे समय बनाना चयन किया है जो काफ़ी समय, गर्मी इस समय बहुत ज़्यादा अपनी चरम सीमा पर है। तो अच्छा देख लेते हैं कि किस कलाकार का काम चमड़े की कठपुतलियों की कला से प्रेरित है। मतलब यहाँ देखिएगा, यहाँ विषय कुछ ऐसी भाव है कि जैसे आप पढ़ोगे कि लोक कला शैली से प्रेरित कौन रहे हैं, तो यामिनी राय रहे हैं ना। ऐसे ये अब यहीं आप पढ़ें कि चमड़े की कठपुतलियों से उनकी कला प्रेरित थी। तो ऐसे है आपकी, ये प्रश्न आया था उड़ीसा टीजीटी में, तो ये बहुत बढ़िया प्रश्न बनता है। हमें लगता है कि ऐसा ना हो कि ये टीजीटी में ये प्रश्न दे दे। बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि के लक्ष्मा गौड़ हैं। के लक्ष्मा गौड़ का एक जन्म याद रखे रहिएगा 1940 में, और इनका आंध्र प्रदेश में। इतना मोटी मोटी बातें भी हम ध्यान रखे रहेंगे, बाकी जिला गांव देखेंगे तो इतना के लक्ष्मा गौड़ का संबंध किससे है, आंध्र प्रदेश से। और जन्म 1940 में। इसी समय अंजलि इला मेनन का भी जन्म होता है, इसी समय विकास भट्टाचार्य का भी जन्म होता है 1940 में, और 1940 में के लक्ष्मा गौड़ का भी जन्म होता है ना। और इनके बारे में ये चमड़े की कठपुतलियों, क्योंकि जैसे आप यामिनी राय देखते हैं कि यामिनी राय गांव से संबंधित होते हैं, और ये वहाँ की जो लोक कला होती है, वहाँ की जो पटुआ कला होती है, गुड्डे गुड़िया जो बनाते हैं वहाँ के, क्योंकि ये बांकुड़ा जिले के थे, तो बांकुड़ा जिला काफ़ी फेमस रहा है अपनी लोक कला से। तो वहाँ का प्रभाव ले लेता है यामिनी राय को, बचपन से ही उनके मन में इस बात को घर कर जाती है। बाद में वो तैल रंग से चित्रण भी करते हैं, लेकिन उनके मन को रास नहीं आता और लोक कला का प्रभाव उनके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। ऐसे ही के लक्ष्मा गौड़ भी बचपन की अवस्थाओं से ही ये अपने सामने चमड़े की कठपुतली और साथ ही साथ टेराकोटा में जो काम होता है, क्योंकि ये भी ग्रामीण जीवन से संबंधित है, और ग्रामीण जीवन से संबंधित एक प्रश्न इनसे और भी पूछा गया है, अभी देखते हैं। पहले ये देख लेते हैं। तो ये बचपन की अवस्थाओं से चमड़े की कठपुतलियां जो बनती थी, टेराकोटा से भी बनते थे, उन सब चीज़ों से इनकी जो है प्रेरित थे के लक्ष्मा गौड़, जो आंध्र प्रदेश में 1940 में है। और ये मोस्टली ये चित्रकार भी हैं और छापाकार भी हैं और ड्राफ्ट्समैन भी हैं, लेकिन मोस्टली ये छापाकार के रूप में प्रसिद्ध रहेंगे, ये दिमाग में बैठाए रहिएगा। और चमड़े की कठपुतली की कला से ये प्रेरित रहे हैं। और इनकी एक और बहुत प्रसिद्ध एक पेंटिंग इनकी बहुत पूछी जाती है, आदमी औरत और पेड़। आदमी औरत और पेड़, ये बहुत बार पूछी गई है हर एग्जाम में। आदमी औरत पेड़, मैन वोमेन एंड ट्री, ये दिमाग में बैठाए रहिएगा। मैन वोमेन एंड ट्री, ये जो है इनकी एक छापा जो है कृत है, तो वो इनसे इन्होंने बनाया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती है। और एक प्रश्न इनसे और पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा कलाकार है कि जो ग्रामीण जीवन का जब चित्र बनाते थे, ग्रामीण जीवन से संबंधित चित्रों में कामुकता का समावेश किया है, कामुकता का, सेक्सुअलिटी का, इरोटिज्म का, यानी कामुकता का इन्होंने जो है अपने कामों में जो है जब ग्रामीण जीवन के चित्रों में
याद रखिएगा, ग्रामीण जीवन के चित्रों में इन्होंने कामुकता का समावेश किया है। तो इनके आधार पर 2-3 क्वेश्चन बनते हैं और यही ज़्यादा पूछे जाते हैं के लक्ष्मण गौड़ से। तो ये दिमाग में बैठा रहेगा कि ग्रामीण जीवन से संबंधित जो चित्र बनाए हैं के लक्ष्मण गौड़, उसमें कामुकता का प्रवेश किया गया है। और साथ ही साथ इनकी जो एक पेंटिंग है आदमी, औरत और पेड़, ये जो है इनकी फेमस कृत है। और साथ ही साथ ये छापाकार हैं और 1940 में आंध्र प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। और ये चमड़े की कठपुतलियों से क्या रहे हैं, प्रेरित रहे हैं। अगर इतना आप कर लेंगे तो के लक्ष्मण गौड़ से आपका कोई प्रश्न छूटेगा नहीं। और के लक्ष्मण गौड़ किसी न किसी आने वाले एग्जाम में जरूर आएंगे, क्योंकि ये 1-2 साल से ये चुपचाप बैठे हैं और ये किसी दिन भड़क जाएंगे, तो ये इनसे प्रश्न बन जाएगा और ये हो सकता है यही प्रश्न उठा दे, है ना, एग्जाम में। अब देखिए किस कलाकार ने, ये भी उड़ीसा टीजीटी में पूछा गया है, किस कलाकार ने अपनी कलाकृतियों में चमकीले बोल्ड एवं कंट्रास्ट रंगों का प्रयोग किया है। अब सीधा कंट्रास्ट रंगों का मतलब विरोधी रंगों का प्रयोग किया है, चमकीले बोल्ड। आप सीधा आप चमकीले बोल्ड, अच्छा विकल्प आपको दे देते तो आपको समझ में, उस विकल्प में नंदलाल बोस भी दिए थे। अब हम थोड़ा सा विकल्प देख लेते हैं। नंदलाल बोस दिए थे और के.एन. मजूमदार यानी क्षितेंद्रनाथ मजूमदार भी दिए थे और साथ ही साथ यामिनी राय भी दिए थे। तो आप सीधा आप समझ जाइए, आप जैसे ही लोक कला में जाएंगे तो लोक कला के जितने भी कलाकार होंगे वो चमकीले रंग का प्रयोग करेंगे। तो सीधी सी बात है कि यामिनी राय क्या थे, लोक कला, इनके ऊपर बंगाल की जो काली घाट शैली थी उसका काफ़ी प्रभाव था। तो इन्होंने ही अपने चित्रों में चमकीले बोल्ड एवं कंट्रास्ट रंगों का प्रयोग किया है। एक क्वेश्चन तो यहीं से पकड़ लीजिएगा। साथ ही साथ अब अगला बार क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, एक तो इनसे जो फेमस क्वेश्चन है भारत का पिकासो किसे कहा जाता है, M.F. हुसैन के बाद यही आ जाते हैं। फिर इनको राष्ट्रवादी कलाकार किसने कहा, महात्मा गांधी ने कहा। इनको सच्चा भारतीय कलाकार किसने कहा, तो विष्णु डे ने कहा। इनको जो है भारत का मातिस किसने कहा, तो भारत का मातिस इनको जो है फ्रांस के कला समीक्षक थे हर्बो ए मैस्यो। ये सब मतलब उस कंडीशन में बता रहा हूं कि ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है, किसने अपने चित्रों में चटकीले रंगों का प्रयोग किया, तो यामिनी राय। वही प्रश्न को कह रहा है चमकीले बोल्ड एवं कंट्रास्ट का, ये प्रश्न बन जाता है। और इनका एक कथन है कि मेरी कला बहुत कुछ क्या है, बच्चों जैसी कला है, जैसे माँ अपने बच्चे को गोद में उठा लेती है ऐसी ही मेरी कला बड़ी सरल है ना, मैं एकदम बच्चों की तरह जो है इनकी कला है। तो एकदम ये पॉइंट इनका आप सब ध्यान रखे रहिएगा। नेक्स्ट एग्जाम में ये प्रश्न मतलब हम लोग पढ़ रहे हैं और आगे क्या प्रश्न बन सकते हैं उन सब के बारे में भी सोच लिया जाए। किसके शासनकाल में मेवाड़ की चित्रों का स्वर्णिम युग था। थोड़ा जल्दी में है, गर्मी बहुत तेज़ी है और हमने आज वीडियो बनाने का मन नहीं था लेकिन बना दिए, है ना, क्योंकि तो नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही है। तो मेवाड़ के चित्रों का स्वर्णिम काल, देखिए दोस्तों क्या लिखा है, चित्रों का स्वर्णिम युग, है ना। मेवाड़ राजस्थान की जो सबसे पहली शैली, जो जिस शैली का जन्म हुआ वो पहले मेवाड़ थी। और राजस्थान की ये मेवाड़ शैली या राजस्थान की शैली को विशुद्ध भारतीय शैली कहा जाता है, क्योंकि इसमें किसी तरह की कोई शैली का मिश्रण नहीं था। दूसरी बात आप देखेंगे कि मेवाड़ शासन 728 ईस्वी में बप्पा रावल ने इसकी स्थापना की थी। मेवाड़ राज्य की स्थापना किसने की थी, बप्पा रावल ने 728 ईस्वी में। ये भी पॉइंट है, तो ये आप ध्यान रखे रहिएगा। और उसके बाद में मेवाड़ के चित्रों का स्वर्णिम युग पूछ रहा है। और यहाँ राणा कुंभा दिया है, राणा सांगा दिए हैं, राणा संग्राम सिंह दिए, इनमें से कोई नहीं दिए। अब वैसे तो अगर निकल के कह दिया जाए राणा कुंभा इसके होंगे तो बिल्कुल यही सही होगा, लेकिन थोड़ा सा व्याख्या कर लें क्योंकि राणा कुंभा नहीं हो सकते हैं। अगर यहाँ पर मेवाड़ में अगर इस विकल्प में जगत सिंह दे दिया होता तो राणा कुंभा नहीं होंगे, क्योंकि राणा कुंभा के समय और कलाओं का, चाहे वो संगीत कला हो, साथ ही साथ चित्रकला का भी इनके कला में विकास हुआ। लेकिन मोस्टली इनका जो काल था, राणा कुंभा का जो काल था, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल था। स्थापत्य कला का जो है राणा कुंभा का जो ये काल था। इस क्वेश्चन का सही आंसर राणा कुंभा होगा, लेकिन ये तब सही है
तब जब जगत सिंह ना दिए हो। अगर जगत सिंह दे दिए होते, क्योंकि जो चित्रों का स्वर्णकाल है वैसे ही जैसे मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहां था और चित्रकला का स्वर्णकाल कैसे था, जहांगीर था, ऐसे मेवाड़ में स्थापत्य कला का स्वर्णकाल राणा कुंभा था, जिन्होंने ही विक्ट्री टावर जो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़गढ़ में बनवाया था, चित्तौड़गढ़ के किले में विजय स्तंभ जो वैष्णव धर्म से संबंधित था, जिसके वास्तुकार सूत्रधर जैता थे और जिसकी जो है पैमाना अगर देखा जाए 37.19 मीटर थी। कितना था? 37.19 मीटर थी। वही ये राणा कुंभा है और इन्हीं के काल में जो है स्थापत्य कला का स्वर्णकाल था। और यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर यही बनेगा, क्योंकि इस विकल्प में जगत सिंह नहीं दिए हैं, क्योंकि मेवाड़ में अगर चित्रों का स्वर्णिम काल जो देखा जाएगा वो राणा जगत सिंह थे। तो ये आप ध्यान रखिएगा। एक प्रश्न और बहुत बढ़िया आया था, ये एग्जाम में आ सकता है। अनवर ये सुहेली और यूसुफ जुलेखा किस लघु चित्र विद्यालय से संबंधित है? अब जरा आप बताइए, अनवर ये सुहेली और यूसुफ जुलेखा। एक प्रश्न यहाँ ध्यान देना, जब अनवर ये सुहेली है तो मुगल काल में अकबर ने कई ग्रंथों का चित्रण करवाया, उसने अनुवाद भी करवाया है ना, जैसे रामायण का, महाभारत का, कई इन्होंने अकबर ने इसका अनुवाद करवाया और फिर अनुवाद करवाने के बाद फिर चित्रण करवाया। अकबर ही ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने पोथी चित्रण की शुरुआत की थी। ऐसी अवस्था में अनवर ये सुहेली भी अकबर ने करवाया। चाहे अनवर ये सुहेली का संबंध क्या है? पंचतंत्र से संबंधित। ऐसे ही आयारे ये दानिश आता है, वो भी पंचतंत्र से संबंधित है। इस तरह अकबर ने रामायण का, महाभारत का, अनवर ये सुहेली का, आयारे दानिश का, फिर दास्ताने ये अमीर हमजा है, तूती नामा का है, इस तरह से कई, नल दमयंती का, हरिवंश पुराण का है ना, और तैमूर नामा, तो कई उन्होंने ग्रंथों का चित्रण कराया। तो इस तरह से हम इस विकल्प में क्या देखेंगे, मुगल दिया है, लेकिन एक जगह रुकना आप, ये जो यूसुफ जुलेखा दिया है ना, ये आपको जाना पड़ेगा। जैसे ही अनवर सुहेली और यूसुफ जुलेखा है वैसे ही आपको जाना पड़ेगा बीजापुर शैली में, और बीजापुर शैली में आपको जाना पड़ेगा यूसुफ आदिल शाह। यहाँ पर यूसुफ आदिल शाह के समय है ना बीजापुर में, वहाँ पर यानी दक्खनी शैली में, ये दक्खनी शैली में अनवर ये सुहेली और यूसुफ जुलेखा, ये इनका जो चित्रण हुआ है, इस लघु चित्र का चित्रण भी हुआ या लघु चित्र विद्यालय से संबंधित रखते हैं, किससे? दक्खनी शैली से, है ना। अगर केवल अनवर ये सुहेली होता तो मुगल काल से संबंधित हो जाता। याद रखिए, जैसे आप पढ़ते होंगे, एक और देख लीजिए, जैसे दीवानी ये हाफिज ये शेरो शायरी से संबंधित है और इसका चित्रण अकबर के काल में हुआ है, यानी मुगल काल में हुआ है। लेकिन अगर मेंशन कर दे, ऐसे ये अनवर ये सुहेली मुगल काल में भी हुआ है, अगर मेंशन कर देता, लेकिन यहाँ यूसुफ जुलेखा में मेंशन किया ना, तो दक्खनी में हो जाता है, क्योंकि यूसुफ जुलेखा मुगल काल में नहीं देखने को मिलता है। ऐसे दीवाने ये हाफिज का मुगल काल में भी हुआ है और दक्खनी शैली में भी हुआ है। लेकिन दक्खनी शैली में एक चीज मेंशन कर देगा, जब लगा देगा 1610 और 1620 ईस्वी में, 1610 से 1620 ईस्वी में दीवाने हाफिज का चित्रण किस लघु चित्र शैली के अंतर्गत हुआ, वहां भी मुगल दक्कनी होगा। लेकिन जब 1610 और 1620 होगा दीवाने हाफिज, तब हमें जाना पड़ेगा गोलकुंडा में जाना पड़ेगा, है ना। अगर 1610 और 20 में नहीं होगा तब हमें गोलकुंडा जाने की जरूरत नहीं। तब दीवाने हाफिज जो शेरो शायरी का ये किताब है और जिसमें तमाम तरह की समस्याओं का निदान इस शेरो शायरी के माध्यम से किया गया है, तो हमें मुगल काल में इसको, अगर 1610 और 20 मेंशन ना किए हो तो मुगल काल को हम टिक करेंगे। तो इस आधार पे कुछ प्रश्न इसमें हम और लेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में उड़ीसा टीजीटी के, तो वहां पर हम लोग देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न होंगे जो थोड़ा सा ऐसे लगता है ना। अब यहाँ पर मेवाड़ की चित्रों का स्वर्णिम युग था, अब अगर आप पढ़ लोगे राणा कुंभा और अगर कहीं विकल्प में राणा जगत सिंह दे दिया या जगत सिंह दे दिया और किसी ने राणा कुंभा लगा दिया, क्योंकि यहाँ पढ़ के वो जाएगा राणा कुंभा, और विकल्प में वो मान लीजिए एग्जामिनर सोचा उड़ीसा टीजीटी का वो भी पेपर देखा और उसने देखा कि हाँ भाई ये तो दे दिया मेवाड़ के चित्रों का स्वर्णिम युग, अब उसने थोड़ा सा बदल दिया विकल्प में, यहाँ राणा सांगा के बजाय जो है जगत सिंह दे दिया। अब वो प्रश्न यही रहेगा, विकल्प यहाँ राणा सांगा की जगह जगत सिंह दे दिया, और जो पढ़ के गया कि किसके शासनकाल में मेवाड़ के चित्रों का स्वर्णिम युग था, मान लीजिए प्रैक्टिस सेट करके गए और वहाँ राणा कुंभा यहाँ से पढ़ कर गए और वहाँ सही आंसर
क्या होगा, जगत सिंह सही होगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चनों का, अब यहाँ जैसे यहाँ भी अनवर सुहेल यूसुफ जुलेखा, ये भी कुछ सस्पेंस वाला है, क्योंकि अनवर सुहेली मुगल काल में भी चित्रण हुआ है। अनवर सुहेली ये भी पंचतंत्र पर आधारित है। आर्य दानिश ये भी पंचतंत्र पर आधारित है। मेवाड़ शैली में भी पंचतंत्र पर जो चित्रण हुआ है वो कलीला एवं दमना, कलीला और दमना के नाम से भी वो चित्रण हुआ है। तो उसका देखा जाएगा। तो यहाँ पर यूसुफ जुलेखा जैसे देखिएगा तो आप दक्षिणी शैली को आप टिक करिएगा। तो नेक्स्ट टर्न में हम फिर से मिलेंगे, क्योंकि अभी ज़्यादा समय हो जाएगा तो अभी वीडियो अपलोड करने में हमको बहुत दिक्कत हो जाती है। नेटवर्क इशू प्रॉब्लम है और हम लोग वाईफाई का और ऐप का दोनों बातें चल रही हैं, लेकिन दोनों का बड़ा लंबा खर्चा बैठ रहा है, क्योंकि वो तार बड़ी दूर से लाएंगे और तमाम सिमटअप करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी मैनेज किया जाएगा और एक नए सिलसिले में हम लोग चला जाएगा और सिलेक्शन लेकर ही रहा जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।